ईद वाले दिन मैं अपनी बहन के घर मिठाई लेकर गया। वहाँ जाकर मेरा दिमाग ही चकरा गया। मेरी बेवा बहन की सास और नंदे इसे डंडे से मार रही थीं और मेरी बहन चुपचाप इनसे मार खाए जा रही थी। इसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और वो रो रही थी। मेरी बहन की सास ने धक्का देकर मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया और मुझे कहा कि ले जाओ अपनी बदकिरदार बहन को, इसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं, पूरे खानदान में इसने हमारी नाक कटवा दी है। बहन के आंसू देखकर मैंने उसे सीने से लगाया और चुप कराकर उसे अपने घर ले आया। एक दिन मेरी बीवी अपनी माँ के घर गई हुई थी। मैं अपने कमरे में और मेरी बेवा बहन सहन में सो रही थी कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने उठकर अपनी बहन के चारपाई अपने कमरे में रख दी। मेरी बहन मेरे कमरे में सो गई, मगर कुछ देर के बाद मुझे अपनी बहन की चारपाई हिलते हुए महसूस होने लगी। ऐसा लगता था कि कोई मर्द इसकी चारपाई पर है। मैंने उठकर जैसे ही कमरे की लाइटें ऑन की, उनके सामने बहन को देखा तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि इसकी चारपाई पर मेरा नाम अहमद है और मैं लाहौर शहर का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप फौत हो चुके हैं। मेरी एक बहन है जिसकी मैंने शादी करके अपने घर से रुखसत कर दिया। मैंने खुद भी शादी कर ली। मेरे खुद के 3 बच्चे भी थे, मगर मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की चलती थी। मैं हमेशा से ही एक कमजोर मर्द रहा हूँ। मेरी बीवी के आगे मेरी कभी एक न चली। कभी कभी तो अपनी बीवी की वजह से मेरा दम घुटने लगता था। मैं इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हर बात पे जिद करती थी, मेरी एक बात नहीं मानती थी। मैं इसकी बात ना मानता तो वो झगड़ कर अपने मायके चले जाती और मेरे बच्चे अपनी माँ को याद कर करके रोने लगते। इसलिए अब औलाद की खातिर मैं मजबूर हो गया था। मैंने अपनी शादी से पहले ही अपनी छोटी बहन की शादी एक अच्छे घराने में कर दी थी और वो अपने घर में बहुत खुश भी थी। अक्सर अपने शोहर के साथ मिलने आती थी, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी और मैं उसके लिए दुआ किया करता था कि अल्लाह पाक उसे इस नेमत से नवाज दे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। माह रमजान के चौथे रोजे वाले दिन मेरे बहनों का एक्सीडेंट हो गया और वो फौत हो गया। मेरी छोटी बहन बेवा हो गई। इसके लिए ये गम किसी क़यामत से कम नहीं था। शोहर की वफात के बाद वो अपने ससुराल में ही इद्दत में बैठ गई थी। पता नहीं मेरी बीवी को क्या हुआ था। अब वो मुझे मेरी बहन के घर जाने नहीं देती थी और ना खुद जाती थी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन छुप कर अपनी बहन से मिलने लाजमी जाता था। मेरी बीवी को डर था कि अगर मेरी बहन को इसके ससुराल वाले निकाल देंगे तो वो हमारे घर आ जाएगी, लेकिन मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो मेरी एक ही बहन थी और मेरे सिवा इसका कोई नहीं था। ईद वाले दिन मैंने ईद की नमाज पढ़ी और बीवी से कहा कि मैं अपनी एक करीबी दोस्त को ईद मिलने जा रहा हूँ। मैं अपनी बहन के घर की तरफ चला। रास्ते में मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने लोगों को नए नए कपड़े पहने देखा तो मेरा दिल भी उदास हुआ कि आज ईद है और मेरी बहन आज के दिन भी नया सूट नहीं पहन सकती। मैंने मिठाई की बजाय थोड़ा सा फ्रूट खरीद लिया। बहन के घर खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि इसकी सास वैसे ही एक सख्त मिजाज औरत थी और इसे इसकी गरीबी का ताना देती थी। अब तो इसका शोहर भी फौत हो गया था जो इसकी तरफदारी कर सके और अपनी माँ को चुप करवा देता। खैर मैं अपनी बहन के घर पहुँच गया, मगर वहाँ गया तो एक तमाशा खड़ा हुआ था। मेरी बहन का सारा ससुराल जमा था और वो लोग मेरी बहन को मार पीट रहे थे। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं और फिर मेरी बहन की सास ने मुझ पर एक ऐसा इंकिशाफ किया कि मेरा दिमाग ही चकरा के रह गया। वो कहने लगी कि रात को तेरी बहन का आशिक चुपके से इससे मिलने आया था। हमने खुद तेरी बहन को रंगे हाथों पकड़ा है। अभी मेरे बेटे को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ और इसने रंगलियां मनाना शुरू कर दी हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की मौत की वजह भी यही है, इसलिए मैं इसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने ये सोचकर इसे घर में जगा दी थी कि ये मेरे बेटे की बेवा है, लेकिन इसने तो हमारी इज्जत पर दाग लगा दिया। अपनी बहन की सास की बातों पर मैं हैरान रह गया। अपनी जवान बहन को देख रहा था जिसकी नंदों ने इसे इस कदर मारा था कि इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, लिबास जगह जगह से फट चुका था। मैंने अपनी बहन की सास को समझाने की कोशिश की कि शायद आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, लेकिन वो तो उल्टा हमारे ही खानदान पर कीचड़ उछाल रही थी। इसका कहना था कि इन्होंने मेरी बहन फौजिया को खुद किसी गैर मर्द के साथ देखा है। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा तो इसने खामोशी इख्तियार कर रखी थी और अपनी सास के इल्जामात को झुठलाया तक नहीं। इसकी ये खामोशी इसे गुनहगार साबित कर रही थी। मरता क्या ना करता। मैंने इसका हाथ पकड़ा और इसे अपने घर ले आया। मेरी बीवी जो घर पे बैठी थी, जब इसने मेरे साथ मेरी बेवा बहन को देखा तो खूब हंगामा किया और कहने लगी, पहले ये अपने शोहर को खा गई है, अब इसे आप हमारे घर ले आए हैं। फौजिया के ससुराल में जो कुछ भी हुआ मैंने अपनी बीवी को बताना मुनासिब न समझा। बस इसे ये कहकर तसल्ली दे दी कि ये कुछ दिन हमारे घर रहेगी। जैसे ही इसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी दूसरी शादी करवा दूंगा। ये बात मेरी बीवी को बर्दाश्त तो ना हुई, लेकिन मजबूरन वो चुप कर गई। हमारे घर में 2 ही कमरे थे और एक सहन था। एक कमरे में मैं और मेरी बीवी रहा करते और दूसरे कमरे में बच्चे। जब फौजिया हमारे घर आई तो इसके लिए कोई कमरा नहीं था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि इसे बच्चों के साथ एडजस्ट कर दो, लेकिन मेरे बच्चों ने साफ इनकार कर दिया कि बाबा हम फुप्पो को अपने कमरे में नहीं रखेंगे। यूं मेरी बीवी ने घर के सहन में ही मेरी बहन के लिए चारपाई डाल दी और कहा कि आप फिक्र ना
ना करें, रात में फौजिया यहाँ पर ही सो जाया करेगी। मुझे इसकी ये बात कुछ अच्छी तो ना लगी, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मेरे घर में मेरी बीवी की ही चलती थी, इसलिए मैंने कुछ ना कहा और फौजिया भी खामोशी रही। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा था कि जो इल्जाम फौजिया की सास ने इस पर लगाए, फौजिया ने इनको जुठलाया क्यों नहीं। अगर मेरी बीवी को इसके बारे में पता चल जाता तो वो फौजिया को अपने घर में कभी जगह देने को तैयार न होती, बल्कि इसे सीधा घर से निकाल देती। फौजिया को आए हुए एक ही दिन गुजरा था, मेरी बीवी ने सारे घर की जिम्मेदारी इस पर डाल दी। बावर्ची खाने से लेकर सफाई तक के सारे काम इसके हवाले कर दिए। मेरी बीवी बेफिक्र हो गई और फौजिया भी खामोशी से सारे काम करने लगी, क्योंकि इसे भी मेरी बीवी की फितरत का अच्छी तरह से इल्म था। ये सब बातें मुझे अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन मैं फिर भी एक लफ्ज कहने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए अपनी बहन को मुलाजमा बनते देखने लगा। एक दिन मैं काम से लौटा तो मेरी बीवी ने बहुत अजीब सी बात की। कहने लगी, मुझे फौजिया के अंदाज कुछ ठीक नहीं लगते, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे शोहर के मरने के बाद वो आवारा हो गई है। अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनकर मैं गुस्से से इसे देखने लगा और कहा, ऐसी बातें मत करो, मेरी बेवा बहन है, इद्दत में है। तो वो कहने लगी, ठीक है, बहुत जल्दी तुम्हें खुद ही हकीकत का पता चल जाएगा, तभी बैठकर अपना सर पीटना। मैंने गुस्से से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहने लगी, तुम्हारी बहन किसी से छुप छुप कर मिलती है, जल्दी कोई रिश्ता देखो और इसे यहाँ से चलता करो। अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनकर मैं सोच में डूब गया कि क्या वाकई मेरी बहन का किरदार ठीक नहीं था, क्या इसका किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा था, ये कैसे मुमकिन था। इसकी सास और मेरी बीवी दोनों एक ही जैसी बातें कर रही थी, जबकि मैंने तो अपनी बीवी को एक लफ्ज तक नहीं बताया था कि फौजिया के ससुराल वालों ने इसे घर से क्यों निकाला है। मैंने सोच लिया था कि मैं अकेले में फौजिया से बात करूंगा और पूछूंगा कि क्या मामला है। फिर 2 दिन गुजर गए, मुझे मौका मिल गया। मेरी बीवी बाजार गई हुई थी और बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। फौजिया मेरे लिए चाय बनाकर लाई तो मैंने इसे अपने पास बिठा लिया और इससे सवाल किया कि तुम्हारी सास इस दिन क्या कह रही थी, ऐसा क्या किया, उन्होंने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया। मेरी बात सुनकर इसने खामोशी से अपना सर झुका लिया और एक लफ्ज भी ना बोली। मैंने कहा, फौजिया, इस तरह तुम्हारी बदनामी होगी, तुम बताओ आखिर ऐसा क्या हुआ था। फौजिया ने एक नजर मुझ पर डाली और इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो उठकर चली गई। मेरे बहुत पूछने पर भी इसने कुछ ना कहा। फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक रात में अपने कमरे से निकला तो मैंने देखा फौजिया आंगन में चारपाई पर मौजूद नहीं थी। मैंने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई तो वो मुझे कहीं नजर न आई, लेकिन इस वक्त मैं हैरान रह गया जब मैंने इसे छत की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा। मैंने इससे पूछा, तुम इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी? मुझे देखकर पहले तो वो घबरा गई, फिर कहने लगी, भाई, यहाँ मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं छत पर ताजी हवा खाने चली गई थी। इसके इस जवाब पर मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वो तो पहले ही खुले आंगन में सोती थी, इसे छत पर जाने की क्या जरूरत थी। अब मुझे लग रहा था कि मेरी बीवी और फौजिया की सास ने ठीक ही कहा था, इसका कोई तो मसला चल रहा है। लेकिन जब तक मेरे पास कोई सबूत न हो, मैं अपनी बहन से ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था। फिर एक रोज मेरी बीवी की माँ की तबीयत खराब हो गई और मेरी बीवी कुछ दिन के लिए मैके रहने के लिए चली गई। बच्चों के इम्तिहान चल रहे थे, इसलिए मेरी बीवी ने कहा, बच्चे यहीं रहेंगे, फौजिया इन्हें संभाल लेगी। मैंने कहा, ठीक है, तुम चली जाओ। मौसम कुछ बरसात का बन रहा था, इसलिए इसके जाने के बाद मैंने फौजिया से कहा, ऐसा न हो कि आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाए, पहले ही मैं तुम्हारा बिस्तर अपने कमरे में लगा देता हूँ, तुम सुकून से मेरे ही कमरे में सो जाना। फौजिया मेरे बात पर राजी हो गई। फिर मैंने फौजिया की चारपाई अपने कमरे में डाल दी। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे फौजिया जाग रही हो और इसकी चारपाई हिल रही हो। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, इसलिए मैं ये सोचकर खामोशी से लेटा रहा कि शायद इसे भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही होगी। कुछ देर तक इसकी चारपाई हलचल होती रही और फिर सन्नाटा छा गया। मुझे भी नींद आने लग गई। अगली सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन फौजिया की आंखें कुछ सुर्ख थी, जैसे रात को जागती रही हो। इसलिए मैंने इससे कुछ न पूछा, लेकिन फिर अगली रात मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे फौजिया अपनी चारपाई पर कुछ कर रही हो, लेकिन मैं खामोश रहा। और फिर तीसरे दिन जाकर मुझसे रहा ना गया कि फौजिया इतनी रात को क्यों जाग रही थी और क्या करती थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। रात के अंधेरे में मेरी बहन अपनी चारपाई पर बैठी एक सूखी रोटी का टुकड़ा तोड़ तोड़ कर खा रही थी। मैंने जब अपनी बहन को इतनी कड़क और बासी रोटी खाते हुए देखा तो मुझसे रहा ना गया। मैं उठकर इसके सराहने पहुंचा और इसने घबरा कर दुपट्टे में रोटी छुपा ली। मैंने दुपट्टा हटाकर देखा तो एक बासी रोटी थी। ये देखकर वो शर्मिंदा हो रही थी कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो।
हो और उसे लगा था कि जैसे उसे गुनाह हो गया है। मैंने कहा, फौजिया तुम्हें भूख लगी थी तो तुमने ताज़ा खाना क्यों ना खाया? ये सुनकर वो रोने लगी और कहने लगी कि मुझ पर भाभी ने ताज़ा खाना खाने पर पाबंदी लगा रखी है और मुझे कह रखा है कि बचा हुआ बासी खाना ही खाया करो। मुझे रात को भूख लगती है इसलिए बासी रोटी तकिए के नीचे छुपा देती हूँ और रात को उठकर खा लेती हूँ। मैंने कहा, तुमने ये बात मुझे क्यों ना बताई? वो कहने लगी कि मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई और हाँ, मैं अपने शोहर अकबर के मरने से एक दिन पहले ही मुझे पता चला था कि मैं उम्मीद से हूँ। अकबर ने कहा था कि वो यहाँ सबको खुद आके बताएंगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ ना बताया। अकबर के मरने के बाद तो मेरे ससुराल वालों का रवैया इतना खराब हो गया तो मैं चाह के भी किसी को कुछ ना बता सकी। मुझ पर तो कयामत गुजर रही थी, मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी थी। इस रात मेरी नंद ने अपने किसी आशना को बुला रखा था। मेरी सास ने मुझे छत पर जाते हुए देखकर मेरे पीछे चली आई। मेरी नंद तो कहीं छुप गई पर इन्होंने मुझे इस बंदे के साथ देख लिया और मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया। मेरी वही नंद सबसे आगे बढ़ चढ़ कर मुझे मारने लगी जिसने अपना गुनाह मेरे सर पे डाल दिया था। मैं किसी को कुछ ना बता सकी, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जब मैं यहाँ आई तो मैं चाह कर भी भाभी को नहीं बता सकती थी क्योंकि वो तो खुद मुझे बोझ समझती थी। जब इन्हें मेरी औलाद का पता चलता तो वो शायद उसे मार देने का कहती। जब मैंने अपनी बहन से ये सुना तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि मैं चाह कर भी इसे इस घर में वो इज्जत नहीं दिला सका जिसके वो हक रखती थी। ये घर मेरी बहन का भी है। बस अब मैंने ठान लिया था कि अब मेरी बीवी आएगी तो इससे दो टोक बात करूंगा। वो मेरी बहन को इज्जत के साथ घर में रख सकती है तो ठीक, वरना वो अपने मैके जा सकती है। मेरी बहन फौजिया मुझे देख देख कर रोने लगी। ठीक एक हफ्ते बाद मेरी बीवी वापस आई तो मैंने इसे बिठाकर बताया कि फौजिया उम्मीद से है। ये सुनकर वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, इस बच्चे को ज़ाय करा देना चाहिए, इसका खर्चा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनकर मैं गुस्से में आ गया और मैंने कहा कि जब मेरी बहन उसे पैदा करना चाहती है तो हम कौन होते हैं उसकी जिंदगी का फैसला करने वाले? ये घर हमारे वालिदैन का है, इसमें फौजिया का भी उतना हक है। मेरी बीवी मेरा लहजा देखकर चुप हो गई क्योंकि पहली मर्तबा मैंने उससे इस लहजे में बात की थी। मैंने इसे कहा कि तुम्हें फौजिया और इसके बच्चे से कोई मसला नहीं होगा, मैं जल्द ही ऊपर एक छोटा सा पोर्शन बनवा दूंगा। फौजिया अपने बच्चे के साथ ऊपर रह लेगी और ना ही फौजिया तुम्हारी कोई मुलाजमा है और ना ही तुम्हारी खिदमत उस पर लाजिम है। अब से वो अपनी जिंदगी गुजारेगी। जब इसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता आएगा तो मैं इसकी शादी करवा दूंगा। मेरा ये रवैया और धमकी देखकर मेरी बीवी बिल्कुल खामोश हो गई। वो जान गई थी कि अब उसके गुस्से का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। इस दिन के बाद मेरी बीवी का रवैया मेरी बहन के साथ बहुत अच्छा हो गया। फिर मेरी बहन ने एक बेटे को पैदा किया। घर में सुकून का माहौल था। फिर एक साल बाद मेरे कजन आबिद की माँ ने अपने बेटे के लिए फौजिया का रिश्ता मांगा तो मैंने आबिद से इसकी शादी करवा दी। मेरी बहन अपने ससुराल में जाकर खुश रहने लगी और मैं भी अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहा हूँ।